कमोडिटी वायदा का कैसे मिलेगा फ़ायदा, हमारी ख़ास पेशकश आप देख रहे हैं। और इस ख़ास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं देश के 3 सबसे बड़े एक्सचेंज, एनसीडीएक्स देश का सबसे बड़ा एग्री एक्सचेंज, एमसीएक्स देश का सबसे बड़ा कमोडिटी और नॉन एग्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज, और एनएसई के चीफ बिजनेस ऑफिसर से, जहां हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हमारे साथ होंगे सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब, उनसे भी बातचीत होगी, उनका क्या कहना है, सबसे पहले उन्हीं को सुन लेते हैं। हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमेशा की तरह मैं हमेशा अवेयरनेस की बात करता हूँ, तो इस बार भी शुरुआत यही होगी क्योंकि आप लोगों की अभी बैठक भी हुई है। मैं वॉल्यूम को एनालाइज कर रहा था, करीब 20 साल शुरू हुए, 2003 से 2023 तक के वॉल्यूम में पढ़ रहा था। 2006 में 12 लाख करोड़ के आसपास का सालाना वॉल्यूम था एनसीडीएक्स का। आप लोगों की शुरुआत उसी समय हुई थी, 16-17 साल हो गए। 2007 में वो वॉल्यूम गिर के का 7 लाख करोड़ के आसपास आ गया था। क्या वजह है? क्या संगठन ग्राउंड लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करने में दिक्कत हो रही है? संगठन का जो रोल होना चाहिए वो उस रोल में कमी है? देखिए, जो आपने सवाल करा है कि हमारे को 20 साल हो गए कमोडिटीज़ मार्केट को शुरू करे हुए। 2003-4 में जो हुआ था, एक्सचेंजेस बने थे। इनिशियली हमने देखा बहुत एक्साइटमेंट थी, बड़े वॉल्यूम्स बढ़े, बट 2011, 12, 13 आते आते जब सीटीटी बढ़ा, हम एक रीज़न बोलते हैं, तो वहाँ हमने देखा ये डिप होने शुरू हो गए। जो पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट है वो कम होना शुरू हो गया। उसको अगर हम टोटल इसको एनालाइज करें कि वॉल्यूम्स क्यों उतने नहीं बढ़ पाए जितने कि चाइना में बढ़े उसी टाइम पे, जब वहाँ की कमोडिटी एक्सचेंज देखी जाए और हमारी देखी जाए आज के टाइम पर, तो दे हैव ग्रोन मल्टीफोल्ड टाइम उन्होंने ग्रो करा कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर। तो दिक्कत कहाँ हो रही है, किस फ्रंट पर दिक्कत हो रही है? देखिए, हमारे को सबको ही उसको सोचना पड़ेगा। दिक्कत हम पहले सोचते थे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डेफिनेटली कमोडिटी है, इलास्टिक चीज़ है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर और उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। लेकिन कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस, कहीं लैक ऑफ इकोसिस्टम के अंदर, जैसे रेगुलेटर है या गवर्नमेंट है। अभी जैसे रिसेंट एग्जांपल है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर 9-10 कमोडिटीज़ बाहर निकाल दी, उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कहीं ना कहीं शॉकर देते हैं, कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ करना होता है उनका। तो ये सारी चीज़ें सबको इकट्ठा चलना पड़ेगा। अभी हमने जैसे आज हम अपना कन्वेंशन कर रहे हैं, ओपनिंग सेशन में भी ये बात हुई कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये मार्केट बहुत बड़ी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो फिगर्स बोलते हैं 40% शेयर होगा कमोडिटीज़ का, ये तभी पॉसिबल है जहाँ हम मिल बैठ के फिर दोबारा बातें करें और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो उसको जो इश्यूज़ हैं उसको प्लग किया जाए। एक मेरे को ये लगता है हमारे को एज ए एसोसिएशन भी हमारे को मंडी लेवल पे या बिल्कुल जाना पड़ेगा, यूज़र लेवल पे वहाँ अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। इसकी इम्पोर्टेंस वही है जबकि फ्लक्चुएशन होती है, वेरिएशन आता है मार्केट के अंदर, प्राइजेस के अंदर, तभी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। तो हमारे को सबको मिलकर एज ए मीडिया हाउस ऑल्सो सबको हमारे को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ओके सर, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, साथ ही हम कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बनने वाले हैं। लेकिन कमोडिटी एक्सचेंजेस को देखें तो टॉप 10 के नीचे ही अब आती जा रही है, तो वहाँ पर तो हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो क्या सीपीआई से भी कहीं पे चूक हो रही है? वो ग्राउंड पर उस तरह के अवेयरनेस आप लोगों के संगठन का भी नहीं हो पा रहा है, लोगों के बीच में आप नहीं पहुंच पा रहे ग्राउंड तक, सिर्फ सीमित है कुछ शहरों तक ही, जो छोटे शहर छोटे गाँव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, हमारे को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि कहीं जो हमारे अभी तक एफर्ट रहे हैं, जहाँ हमारे को लगता था हम कोशिश कर रहे हैं, मंडी लेवल पे जा रहे हैं या जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट है उनसे बात कर रहे हैं, वो काफ़ी नहीं हुई हमारा। लेकिन जो भी फोकस रहा है अभी तक वो फाइनेंशियल प्लेयर्स पे रहा है। हम सब कुछ करने के बाद 100 के अंदर 80% उन्हीं को फोकस करते थे कि फाइनेंशियल प्लेयर आके इसको पार्टिसिपेट करें। बट जब तक हम स्पॉट को मिक्स नहीं करेंगे, मार्केट लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं डालेंगे, तो ये इशू रहेगा। हम डेफिनेटली कंटिन्यूसली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं सिबी में था और वहाँ के जो नए जो इनके करता धरता WTM हैं, उनसे बात हो रही थी कि इस मार्केट के अंदर इतना बड़ा स्कोप है,
कैसे मिल बैठ के इसको सोचें और समझें कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। ओके सर, अब एक सवाल मेरा होगा, आप सेबी के सीडैक की जो कमेटी है, कमोडिटी डेरिवेटिव जो एडवाइजरी प्रोडक्ट वगैरह के लिए जो एडवाइजरी की जो कमेटी है, उसके भी मेंबर सीपीआई है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो कमेटी है उसके भी मेंबर्स है, जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं यहाँ पे और डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े हुए सब आपके मेंबर है सीपीआई के। उसके बाद भी क्या सबका कलेक्टिव प्रयास कम हो रहा है? इस वजह से 20 साल में भी कुछ नहीं हुआ और आप लोगों को भी कम से कम 17 साल तो हो गए हैं। बिल्कुल, हमारे को जैसे मैंने अभी बताया कि सारे मेंबर्स हैं, सारी एक्सचेंजेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कहीं वॉल्यूम जो आप फिगर बता रहे हैं उसमें तो ज़रूर यही लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। जैसे मैंने पहले बोला, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं, इंटरनली सोच रहे हैं। अब फिर दोबारा हमने ऐसे नए प्रोडक्ट की एडवाइस करा है, सीडैक में भी हम लिख रहे हैं, जैसे वेदर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, मिल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ये वाले प्रोडक्ट्स हमारे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो वो सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं कि भाई नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स को लाया जाए। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट हमारे को मिलेंगे जिससे ये मार्केट एक्सपेंड करेंगे। एक सवाल और मेरा होगा, मैं क्लब करके 2 सवालों को एक साथ पूछना चाह रहा हूँ। एक, क्या एग्री में मिनी कॉन्ट्रैक्ट लाने की ज़रूरत है, और कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो? देखिए, बीच में एक फेज़ आया जबकि जो सेबी में रेगुलेटर ये सोचता था कि हमारा कमोडिटी मार्केट है, इसको हम डिलीवरी के साथ लिंक करते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट लाएं जो इसकी सेटलमेंट डिलीवरी से हो। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं उनकी सोच में भी बदलाव है। हमारे को सारे तरह के पार्टिसिपेंट चाहिए, हेजर चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर जो हैं वो कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा मांगते हैं, तो हमारे को वो वाले प्रोडक्ट्स भी लाने की ज़रूरत है जो कैश सेटल्ड हों। अभी सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एनजी और आपका जो क्रूड है, वो ही वाले कैश सेटल्ड हैं। बट कई जैसे मेटल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी हमारे को कैश सेटल्ड चाहिए, और हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली। मेरे को लगता है कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट तो आ ही जाएंगे, और छोटे कॉन्ट्रैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, मेटल्स के अंदर तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर और ऑप्शंस आएंगे आगे। क्या दिक्कत हो रही है? एग्री में भी ज़रूरत एग्री में भी ज़रूरत है, और एग्री में भी अब जो माइंडसेट है रेगुलेटर का कहीं चेंज हो रहा है, और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में वहाँ पर भी आपको छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ओके, शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि इस बार के जो आप लोगों की जो बैठक हुई है उसके बाद जब आप नई सोच के साथ आगे बढ़े और जो कमोडिटी मार्केट का दायरा है वो कई गुना बढ़े, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम सपना देख रहे हैं उसका फ़ायदा हमारी कमोडिटी मार्केट को भी मिले। शुक्रिया सर। डेरिवेटिव मार्केट को लेकर एनएससी की क्या तैयारी, कौन कौन से नए प्रोडक्ट वहां पर लॉन्च होने वाले हैं और किस पर चर्चा चल रही है, आइए सुनते हैं एनएससी के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री राम कृष्णन जी से। हमारे साथ एनएससी के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री राम कृष्णन हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ET Now स्वदेश के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, एनएससी का जो क्रूड और एनजी का जो ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है, कौन सी तारीख होगी, और जो उस ऑप्शंस क्या फ्यूचर बेस्ड होगा? हाँ जी, 23 अक्टूबर को लॉन्च है हमारा, और वो ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स होंगे। बिल्कुल। ओके, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बारीक बातें बता दें ताकि लोगों को पहले से थोड़े इन्फॉर्म रहे, और अवेयरनेस को लेकर ऑप्शंस में ऑलरेडी MCX लीडर है, ज़बरदस्त वॉल्यूम ट्रैक्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आप लोगों की कुछ अलग तैयारी है, क्योंकि आप ऐसा वहाँ पर क्या देंगे जो आपके पास लोग आएंगे? देखिए, ऐसा है, इन्वेस्टर्स हमेशा एफिशिएंसी चाहते हैं, और एफिशिएंसी का जब बात होता है तो कोलैटरल यानी मार्जिन का जो रिक्वायरमेंट होता है एक्सचेंजेस में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, वो बहुत मायना रखता है। फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए आपने कोलैटरल 100 रुपीज़ का पोस्ट किया है, और आपने इक्विटी डेरिवेटिव्स और इक्विटीज़ में ट्रेडिंग किया है, और मान लीजिए 70 रुपीज़ यूज़ हो गया, तो 30 रुपीज़ आपका मार्जिन अनयूटिलाइज्ड रह गया। अगर एनएससी ने सेम कमोडिटी ऑप्शंस और फ्यूचर्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा दिए अपने इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स जो आज MCX में ट्रेडिंग करते हैं उनको एक और ऑप्शन मिल जाता है, एक और फैसिलिटी मिल जाता है कि इंस्टेड ऑफ मूविंग मार्जिन यहाँ पे कर लो थोड़ा ट्रेड। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव है, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स। खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो एनएससी में बहुत सालों से इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खास करके इम्पोर्टेंट फैसिलिटी हो जाएगा। ओके, मतलब FIIs के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। ऑलरेडी इनके पास रजिस्टर्ड है कई सारे FIIs, तो उनको एक फ़ायदा मिलेगा। ऑलरेडी कोलैटरल के तौर पर भी वो दूसरे सिक्योरिटीज़ को भी रख सकते हैं। सर, किस तरह का ट्रैक्शन मिल रहा है फ्यूचर्स को, क्रूड के फ्यूचर्स को और नेचुरल गैस के फ्यूचर्स को? क्रूड और नेचुरल गैस फ्यूचर्स
अकेले में इतना ही कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अपना रोज़ का कुछ 50 करोड़ का बिजनेस होता है और ये छोटा प्रोडक्ट है अभी फ़िलहाल, पर जैसे जैसे हमको लगता है ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये बहुत काफ़ी बढ़ सकता है साइज़ और वॉल्यूम में। हम इसलिए ये कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमको मालूम है एक्सपीरियंस इन अदर सेगमेंट्स ऑल्सो। जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे फ्यूचर्स का वॉल्यूम कम है, बल्कि ऑप्शंस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। उस ट्रेंड के बेसिस पे हमको ऐसा लगता है कि कमोडिटीज़ में भी वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शंस में थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से फ्यूचर्स भी थोड़े बढ़ जाएंगे। ओके, यानी जो ऑप्शंस जो आने के बाद जो फ़ायदा मिलेगा वो क्रूड और एनजी के फ्यूचर्स को भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बुलियन। आप लोगों का बुलियन कह सकते हैं कि उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस उम्मीद में आप लोगों ने लॉन्च किया। क्या कमी रह गई थी और क्या वापस से रीलॉन्च की तैयारी है क्या? नहीं, रीलॉन्च नहीं बोल सकते। जो अभी प्रोडक्ट है हमारे पास प्लेटफॉर्म में वो अच्छे चल जाएंगे आगे। मुझे इसलिए उम्मीद है क्योंकि जो सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट चाहिए हमको, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन, वो नहीं मिला था जब हमने पहले लॉन्च किया तभी। अब क्योंकि क्रूड और नेचुरल गैस में काफ़ी इंटरेस्ट है, हम काफ़ी ट्रैक्शन देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ऑलरेडी अहेड ऑफ आवर लॉन्च। मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो आएंगे क्रूड और एनजी ट्रांजैक्ट करने के लिए अभी वो बुलियन में भी आ जाएंगे, तो आगे के कुछ महीनों में हमको पता चल जाएगा कि ये एक्सपेक्टेशन सही है कि नहीं। ओके सर, अब मेरा अगला सवाल होगा, एनएससी का कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी है या बातचीत चल रही हो इनिशियल स्टेज में भी? बिल्कुल। हम थोड़ा सा एग्जॉटिक प्रोडक्ट का भी थोड़ा एक्सप्लोरेशन चल रहा है हमारे यहाँ पे। एग्री साइड में? एग्री में नहीं, जैसे कार्बन क्रेडिट्स ओके और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, ये दो प्रोडक्ट हमारे रडार में है जिस पे काफ़ी डिस्कशंस कर रहे हैं हम विद रेलेवेंट अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो अप्रूवल जैसे जैसे मिल जाएगा फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर, उस हिसाब से हम अगर एक रोल प्ले कर सकते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी। यानी एनएससी पर 2 नए कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत चल रही है, उस पर विचार चल रहा है, अभी इनिशियल स्टेज में है तो अभी क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स और कार्बन क्रेडिट का फ्यूचर्स भी एनएससी पर जल्द देखने को मिल सकता है। अब अगला सवाल होगा अवेयरनेस को लेकर। अवेयरनेस की काफ़ी कमी है कमोडिटी वायदा बाजार में और वो आप रिफ्लेक्ट कर रहा है वॉल्यूम में भी, आप देख ही रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? देश के सबसे बड़े एक्सचेंज है, वॉल्यूम के आधार पर दुनिया के लीडर हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं? क्या इतनी दिक्कत हो रही है? 20 साल से अपना वायदा चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। क्या एनएससी की पहल से कुछ आगे बढ़ेगा कमोडिटी वायदा का बाजार? बिल्कुल बढ़ेगा। अभी रिसेंटली हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, ओपन हाउस वेबिनार। ये हर फ्राइडे को हम एक एपिसोड बनाते हैं और टेलीकास्ट करते हैं यूट्यूब में। कितने व्यूअर्स हैं उनके? नहीं, काफ़ी, मतलब अभी तो मेंबर्स ही लॉग इन कर रहे हैं अभी, पर आप जो हमारे पुराने एपिसोड्स देखेंगे तो काफ़ी व्यूअरशिप बढ़ते जा रहा है। ये चैनल को थोड़ा पब्लिसाइज करेंगे और हर हफ्ते में एक नहीं 2 या 3 या 4 या 5 एपिसोड भी लेके आने के लिए तैयार हैं, पर अभी हमारी तैयारी चल रही है। ओके, आपको लगता नहीं कि ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात करनी चाहिए? ग्राउंड पर अवेयरनेस कैंप से ज़्यादा फायदा होगा। छोटे शहरों को टारगेट की गई है बजाय जो ऑलरेडी टैप्ड मार्केट है, दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहर है, तो बजाय टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में जाया जाए। बिल्कुल जाना चाहिए। और लास्ट ईयर हमने 5000 कुछ ऐसे इन्वेस्टर इवेंट्स किए हैं और करीबन 2,60,000 इन्वेस्टर्स के साथ हमारा मीटिंग हो चुका है लास्ट ईयर में। अभी ये साल में टारगेट और बढ़ गया है और सेबी ने भी हमको यही सलाह दिया है कि आप 7,000-8,000 मीटिंग्स का या इवेंट्स का टारगेट रखिए। तो उस हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है। अभी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक आ रही है अक्टूबर में, उसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स का आयोजन करने का प्लान रखा है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आगे इसका मोमेंटम भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है हम करेंगे। ओके, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ दिख रही है वो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में हो रही है। नए निवेशक आ रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट उन शहरों से खुल रहे हैं। ऑलरेडी टैप्ड मार्केट की बजाय अनटैप्ड मार्केट की तरफ को उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बढ़े और लोगों में जागरूकता फैलाए। ऐसे लोग जो अब तक फाइनेंशियल लिटरेसी से दूर है उनको भी आप लिटरेट करने की कोशिश करें। शुक्रिया कृष्णन सर, आपने वक्त दिया ET नाउ स्वदेश को। नमस्कार। थैंक यू। देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX के बिजनेस ऋषि नथानी जी का कमोडिटी मार्केट को लेकर क्या कहना है? क्या नए कौन कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत उनकी चल रही है, किन पर विचार हो रहा है, साथ ही मेटल्स के और कौन कौन से मिनी कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं, इस पर हमने उनसे खास बातचीत की थी। आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ MCX के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी जी है। ऋषि जी, शुक्रिया वक्त दिया ET नाउ स्वदेश को। सर, सबसे पहले मैं कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। कई लोग पूछ रहे हैं बेस मेटल्स में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मिनी नहीं आया है, अगला मिनी कॉन्ट्रैक्ट मेटल्स में अब किसका आएगा? देखिए, हम उस पर
काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस पे मिनी नहीं आए हैं उसका एक कारण है कि जैसे कॉपर में जो फिजिकल मार्केट में प्रोडक्शन होता है वो मैच नहीं खाता है मिनी के कॉन्ट्रैक्ट साइज से। तो अभी क्या नियम है कि डिलीवरी और ट्रेडिंग यूनिट सेम होना चाहिए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आशा करते कि जल्दी जितने और भी मिनीज नहीं आए हैं उस पर लाने की चेष्टा करेंगे रेगुलेटरी परमिशन मिलने के बाद। कि कॉपर में काफ़ी इंतज़ार है लोगों को, उम्मीद करें क्या कॉपर जल्द आ जाएगा इस साल? देखिए हम उस पर काम कर रहे हैं, मैं अभी तो कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूँ, बट जैसे ही आएंगे आप मार्केट को ज़रूर बताएंगे। सर क्रूड और नेचुरल गैस ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है ऑप्शंस के मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी बना हुआ है, लेकिन मेटल्स को देखे, ओपन इंटरेस्ट देखे, बहुत ही थिन वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है, मेटल्स के ऑप्शंस क्लिक नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, अगर आप देखें कि कॉपर का ऑप्शंस जो है काफ़ी अभी गति पकड़ रहा है और हम आशा करते हैं कि वो भी ग्रो करेगा। और हमारे जो बाकी जिंक के ऑप्शंस हैं उसमें भी थोड़ा बहुत सराहट है, धीरे धीरे पकड़ेंगे, क्योंकि जो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, बट डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी धीरे धीरे हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। रिकॉर्ड वॉल्यूम क्लॉक एमसीएक्स पर देखने को मिल रहा है, लगातार रिकॉर्ड वॉल्यूम हम देख रहे हैं, लेकिन मेजरली हम देख रहे हैं जो ड्राइव कर रहा है वो क्रूड, एनजी और कुछ बुलियन के कॉन्ट्रैक्ट। आगे क्या लग रहा है, किस तरह की ग्रोथ रहेगी और कौन ड्राइवर होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपके वॉल्यूम को नए लेवल पे ले जाएगा? देखिए हम वो निश्चित नहीं करते कि कौन सा ड्राइव करेगा, वो मार्केट निश्चित करता है। हम तो एक प्लेटफॉर्म है, हम कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल करते हैं और मार्केट उसको सराहे, उसको प्रोत्साहित करे, उसको और अच्छे से ट्रेड करे। हम तो यही चाहते हैं। तो हम तो चाहेंगे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रो करें और अच्छे से ग्रो करें और भारतीय कमोडिटी मार्केट का और अच्छे से विस्तार हो। सर काफ़ी समय हो गया इंडेक्स को, इंडेक्स तरह से क्लिक नहीं हुआ, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, पॉपुलैरिटी क्यों कम हो रही है? क्या अवेयरनेस की कमी है, आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसकी अहमियत की वॉलिटिलिटी कम है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या वजह इंडेक्स क्लिक नहीं हो रहा? ये ऐसी कोई बात नहीं है, इंडेक्स भी चलेगा। कोई भी चीज़ को बच्चा पैदा होते ही दौड़ना नहीं लगता, थोड़ा समय लगता है, और हम आशा यही करेंगे कि इंडेक्स में भी अच्छा वॉल्यूम उभर के आए आगे चल के। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में एमसीएक्स की तैयारी है लाने की? हम काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हैं और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी या हम लाने को तैयार होंगे, हम सर्कुलर के माध्यम से मार्केट को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। जो एग्री वायदा कई सारे जो बैन हुए तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही मेंथा का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आने वाले समय में कुछ और एग्री साइड में कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिख सकते हैं एमसीएक्स पर? हमारे पास मेंथा के अलावा कॉटन भी है और हम और भी काम सब टाइम करते रहते। तो जैसे ही कुछ होगा, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही कुछ निश्चित होगा हम ज़रूर मार्केट को बताएंगे। शुक्रिया ऋषि जी, कॉटन का तो आपका कॉन्ट्रैक्ट था ही, मैंने मिस किया, शुक्रिया आपने वक्त दिया 18 आवर्स से। एग्री मार्केट के वॉल्यूम में जिस तरह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, इसके पीछे वजह क्या है? हमने बातचीत की एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव से, उन्होंने क्या कहा आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव जी हैं। कपिल देव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर बार बार मैं आपके पास यही आता हूँ अवेयरनेस को लेकर, काफ़ी समय हो गया, सीपीआई के इवेंट में भी आपसे बात हुई, वहाँ पर लोगों की चर्चा हो रही थी, लेकिन वॉल्यूम जिस हिसाब से लगातार गिरते जा रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है? क्या सरकार की रेगुलेटरी जो इंटरवेंशन है उस वजह से दिक्कत हुई है या कुछ और वजह है कि लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है एग्री के? देखिए वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा है, मैं आपको बोलूँ तो सस्पेंडेड कमोडिटीज़ जो हमारे को हटा के जो भी कमोडिटीज़ बची हैं उसमें एक डिप आया था, पर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया है लगभग। तो आई थिंक जो बीच में एक ठहराव था वॉल्यूम में वो ख़त्म हो गया। बट यस, क्योंकि काफ़ी कमोडिटीज़ हमारी सस्पेंड हो गई हैं और उनमें जो मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसमें था, तो इम्पैक्ट है ओवरऑल वॉल्यूम पे। बट जो बची हुई कमोडिटीज़ वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरा, धीरे धीरे जो रीच है मार्केट की बढ़ रही है। एफपीओज़ का पार्टिसिपेशन आप देखेंगे तो अभी 1000 के लगभग एफपीओज़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 10 लाख के लगभग फार्मर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री की डिमांड बहुत तेज़ी से, अगर आप भी देखते होंगे कि आ रही है कि कमोडिटीज़ वापस शुरू की जाएँ ताकि रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बोल रही हैं कि उनको लॉस हुआ है हेजिंग नहीं होने की वजह से डोमेस्टिक। तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस थी नहीं होने की वजह से बहुत बड़ी है, क्योंकि अब इसकी इंपॉर्टेंस मार्केट को पता चला है, वैल्यू चेन को पता चला है। पर हम वेट कर रहे हैं कमोडिटीज़ को वापस आने का, नई कमोडिटीज़ ऐड करने का। तो धीरे धीरे यहाँ से वॉल्यूम भी स्टेबल होंगे और ग्रोथ भी आएगी। नए एग्री कमोडिटी की आप बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे फ्यूचर्स और आप डेरिवेटिव मार्केट में और कौन कौन से प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, किस पर विचार चल रहा है? मैं जानता हूं अभी काफ़ी रेगुलेटरी है, उसमें अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन आप लोगों की प्लानिंग किस पर चल रही है? देखिए, अभी हमने रिसेंटली ग्राउंडनट लॉन्च किया है। उसके अलावा हमने कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट को में भी थोड़ा रिवैम्प किया है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग कल से ही शुरू हुई है अगर आप देखेंगे तो।
उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऑयल सीड में चूँकि हमारे पास कुछ नहीं था, सनफ्लावर का हमने सेबी को प्रपोजल भेजा हुआ और हमें लगता है कि जल्दी उसका अप्रूवल मिलेगा। येलो पीस के ऊपर एक्सचेंज काम कर रही है पल्सेस सेगमेंट में एक नई कमोडिटी ऐड करने के लिए। कार्बन क्रेडिट के ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली हमने काम किया और हमने सेबी के साथ बहुत एडवांस स्टेज में हमारा डिस्कशन है। उसके अलावा भी बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन और एनालिसिस चल रहा है। होपफुली वेदर डेरिवेटिव्स का अगर आप देखेंगे आज भी डिस्कशन हुआ है CPI कन्वेंशन में कि शायद वो प्रोडक्ट भी जल्दी अलाउ किए जाएंगे और हमारे पास ऑलरेडी एक नॉन ट्रेडेबल वेदर इंडेक्स है, तो ऑलरेडी हमारे पास एक एज है वेदर इंडेक्स को लॉन्च करने का। तो उन सब डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं और बची हुई जो कमोडिटीज़ हैं उनके भी काफ़ी कुछ एनालिसिस चल रही है और होपफुली कुछ और कमोडिटीज़ हम जल्दी आपको बताएंगे कि जो हम ऐड करेंगे। ओके, आपको क्या लग रहा है कि अगर वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीफोल्ड अगर करना है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एग्री कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या कैश सेटल्ड अगर होगा तो काम चलेगा या कोई और आपको लग रहा है कि कोई और तरीका जिससे वॉल्यूम और बढ़ाया जा सके? वॉल्यूम भले ही आपको लग रहा हो कि कम कॉन्ट्रैक्ट में भी अच्छा वॉल्यूम हम जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कई गुना अगर इसे यहाँ पर ऊपर ले जाना है तो और क्या करने की ज़रूरत है? आपके सुझाव। आई थिंक एक पॉलिसी लेवल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। देखिए, ये मार्केट हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बना है, वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए बना है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल हों, नॉन ट्रेडेड कमोडिटीज़ हैं, सब में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, सब में कंसर्न है गवर्नमेंट का। ये मार्केट इसीलिए बना है कि इस तरह की सिचुएशन में आप इसको मैनेज कर सकें। कंज्यूमर और फार्मर के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और डेरिवेटिव्स मार्केट, तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, नंबर एक। नंबर दो, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर है और जो रिस्क के लिए जिनका रिस्क एक्सपोजर है इन कमोडिटीज़ पे, उनको आगे बढ़कर इस मार्केट को यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या ऐसे जितने भी स्टेक होल्डर हैं जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या नाबार्ड है, उनके साथ हमारा ऑलरेडी डिस्कशन है कि FPOs को कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर आके इस मार्केट में ट्रेड करें। तो आई थिंक ये तीन चीज़ें प्लस स्पॉट मार्केट डेवलपमेंट और ENWR की ट्रेडिंग या वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक ये 3-4 चीज़ें अगर एक बार सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा तो ये मार्केट यहाँ से मल्टीफोल्ड नहीं मतलब थाउजेंड्स फोल्ड भी बढ़ सकता है। ओके, अब एक छोटा सवाल मैं आपसे करूंगा। कमोडिटी के जितने भी प्रीमियर एसोसिएशन है जैसे CPI है जो तमाम कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन उनका मैं पढ़ रहा था, डेटा एनालाइज कर रहा था, तो 2006 में शुरुआत हुई, करीब करीब 16-17 साल शुरुआत हो गए। उनके शुरुआत के समय में 12 लाख करोड़ के आसपास का सालाना वॉल्यूम था, मुझे याद है। वो घट के सीधा 7,000 हो गया था, 7 लाख करोड़ के आसपास हो गया था NCDX का वॉल्यूम अगले ही साल। क्या इन एसोसिएशन से सपोर्ट कम मिल रहा है? इनका फोकस नॉन एग्री या ब्रॉडर पर ज़्यादा है, किसानों तक ग्राउंड पर कम है? इन एसोसिएशन की वजह से भी दिक्कत हो रही है? जो काम इनको करना चाहिए था वो एक्सचेंज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, किसी भी मार्केट को बढ़ाने के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, और चूँकि एक्सचेंज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ब्रोकर्स लोग होते हैं, बहुत बड़ा रोल रहता है। बट आई विल नॉट से कि उन लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब आपने बोला हमारा 12-13 लाख वॉल्यूम था और जो 7 लाख हुआ, उसका भी रीज़न सस्पेंशन था, क्योंकि ये कमोडिटीज़ जब मार्केट शुरू हुआ 3 साल के बाद ही सस्पेंशन शुरू हुआ जो अभी तक शुरू है। तो कभी भी किसी भी मार्केट को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। एसोसिएशंस बहुत सपोर्टिव रही हैं हमारे लिए, CPI हमेशा से वेल विशर रहा है, एक्सचेंज का बहुत पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, रेगुलेटरी लेवल पे रिप्रेजेंटेशन उन लोगों ने दिया है। बाकी ब्रोकर्स लोग भी, देखिए ये मार्केट में पोटेंशियल है, ये तो सब एक्सेप्ट करते हैं, बस एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है जो हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ हम काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं और होपफुली जो परसेप्शन है कि ये मार्केट की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं या इन्फ्लेशन आता है, दूर हो जाएगा और फिर जो गवर्नमेंट का फोकस है इस मार्केट को बढ़ाने के लिए वो आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये मार्केट यहाँ पे नहीं रहेगा जहाँ पर आप देख रहे हैं आज। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो मार्केट है उसका दायरा बढ़े, जिस तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है उसका फ़ायदा एग्री कमोडिटी को भी जल्द मिले। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। तो इस खास पेशकश में आपने दिग्गजों की राय सुनी कि उन लोगों की क्या सुझाव है, कैसे कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का दायरा बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं और ग्राउंड पर क्या करने की ज़रूरत है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।